हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जी एस मस्ती पांडे सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लूसेंट की किताब का पूरा इतिहास, जो हम सभी लोग बहुत ही आसानी तरीके से इसको समझेंगे और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप बिल्कुल धैर्य बनाकर रखें। लूसेंट आपके दिमाग में फिट कर देंगे हम, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और पूरी की पूरी लूसेंट आपके दिमाग में आ जाएगी। ये आप हम पर भरोसा रखिए। बस आप लोगों को लगातार हमारे साथ बने रहना है। आप सभी लोगों से विनती है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए बेटा, और इसको सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बेटा हम लोग लूसेंट पढ़ते हैं, तो एक बार हम जान लें कि लूसेंट क्यों पढ़ते हैं दोस्तों। तो एक बात ध्यान रखना कि जिन्होंने लूसेंट के जो राइटर हैं, जिन्होंने बेटा लूसेंट किताब लिखी है, ये यूपीएससी की तैयारी किया करते थे, आईएसपीसीएस दिया करते थे। और इन्होंने अनेक बार आईएसपीसीएस की परीक्षा दी, जो उत्तीर्ण न कर पाए। और जब ये लूसेंट किताब के जो राइटर जब ये उत्तीर्ण ना कर पाए दोस्तों, तो इनको गहरा सदमा लगा और ये जो है अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए जो है गए। इसीलिए इनके दोस्तों ने इनको रोका और कहा, ये क्या कर रहे हो, ये मानव के लिए एक तुच्छ काम है जो तुम कर रहे हो। इसीलिए कहा कि अगर तुम्हारे पास इतना ज्ञान है तो लोगों तक पहुंचाओ। इसीलिए इन्होंने एक लूसेंट नामक किताब लिखी। और आज आप सभी लोग देख रहे हो कि उस लूसेंट नामक किताब, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ विद्यार्थी पढ़ता हो और उसके पास लूसेंट की किताब ना हो। तो दोस्तों, कभी कहते हैं कि हम तकदीर कभी भी बदल सकती है। कभी भी आप लोग जो है निता हरास ना हुआ करो, निताश ना हुआ करो। हमेशा आपकी तकदीर बदलेगी, बस उस पर विश्वास रखा करो। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं इतिहास और देखते हैं क्या उसमें आता है। चलिए, तो सबसे पहले इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे और कोई भी दिक्कत होगी तो आप मेरे को बताओगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप। जैसा कि आप सभी को ही पता है और आप सभी लोग जानते भी हो। आप सभी लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो है उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक जो फैला हुआ उपमहाद्वीप है, वो किसके नाम से जाना जाता है बेटा? तो भारत के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि उत्तर में बेटा क्या है, तो उत्तर में हिमालय है, और दक्षिण में बेटा क्या है, तो दक्षिण में समुद्र है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक का जितना भी भाग फैला हुआ है, वो सारा का सारा हम बेटा किस नाम से जानते हैं बेटा? तो सारा का सारा बेटा हम उसे भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता है। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि बताइए, हिमालय से लेकर समुद्र तक का जो फैला हुआ भाग है उसे हम क्या कहेंगे, तो आप कहोगे उसे हम भारत वर्ष कहेंगे। अच्छा, लेकिन इसकी एक सबसे खास बात यह है कि इसकी खास बात बेटा यह है कि इसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बन सकता है कि महाकाव्य और पुराणों में से क्या कहा गया बेटा? तो महाकाव्य और पुराणों में से भारतवर्ष कहा गया। और अगर कभी भी भारतवर्ष ना मिले तो इसे भरतों का देश भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि बताइए महाकाव्य और पुराणों में से क्या कहा जाता है, तो महाकाव्य और पुराणों में बेटा इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब एक बात ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको कोई चीज़ याद ना हुआ करे तो क्वेश्चंस और आंसर बना के याद कर लिया करो। आप कभी जीवन में भूल नहीं पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि यहाँ के जो निवासी हैं इनको भारतीय कहा जाता है। आप सभी को पता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहोगे, आप कैसे हो, आपकी सिटीजनशिप क्या है, तो आप कहते हो नहीं है कि आई एम इंडियन। तो वही, तो यहाँ के जो निवासी हैं इनको क्या कहा गया? भारतीय कहा गया। अर्थात भारत की संतान, अर्थात भारत की क्या कहा गया बेटा? संतान कहा गया। तो यहाँ के जो निवासी हैं उनकी सिटीजनशिप जो है वो भारतीय है। और जब ये भारतीय हैं तो इन्हें किसकी संतान कहा गया बेटा? तो इन्हें भारत की संतान कहा गया। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है। जो भरत, ये आप सभी को पता है कि जो भारत नाम पड़ा है वो भरत के नाम से पड़ा है। और भरत क्या है? तो आप भरत जो है, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। ध्यान रखना, एक प्राचीन कबीला था जिसका नाम था बेटा भरत। उसी के नाम से भरत से ये भारत हुआ और भारत से बेटा भारत वर्ष हुआ, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों
देखो बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी बेटा, बहुत अच्छी बात लिखी, इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और ये आप कभी भूलोगे नहीं। देखो बेटा लिखा हुआ है कि जो प्राचीन भारतीय थे, ये देखो ये आपको पूरी बात पढ़नी पड़ेगी। देखो लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से कहते थे। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहा करते थे, तो प्राचीन जो भारतीय लोग थे पहले से जम्बू द्वीप कहा करते थे। लेकिन बेटा ईरानी जो लोग थे, ईरानी लोग इसे सिंधु नदी से जोड़ते थे। ईरानी लोग किस नदी जोड़ते थे इसे, तो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। और इनकी एक खास बात ये थी कि जो ईरानी लोग हुआ करते थे वो सिंधु नहीं कहा करते थे, उनमें सा वर्ड जो था ई की मात्रा नहीं बोली जाती थी, इसलिए सिंधु लोग, इसीलिए वो सिंधु ना कहकर बेटा क्या कहा करते थे, उसे हिंदू कहा करते थे। और यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। यही नाम पूरे भैया कहाँ फैल गया, तो यही नाम पूरे के पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी नदी के नाम से इसे जाना जाने लगा। अब ध्यान रखना कि यूनानी लोग इसे क्या कहते हैं बेटा, तो यूनानी लोग इसे इंदे कहते हैं, जबकि अरब लोग इसे हिंद कहते हैं। ठीक है बेटा। और दूसरी बात ध्यान रखना कि अगर मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल के देश के लोग इसे हिंदुस्तान कहते हैं। यह शब्द फारसी शब्द है, ध्यान रखना, जो ये शब्द है बेटा क्या शब्द है, फारसी शब्द है जो हिंदू से बना हुआ है। यूनानी भाषा के इंदे शब्द के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। और उसके बाद में अगला आपको ध्यान रखना है कि जो है विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटा जाने लगा। जो आपका विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, जो आप देखते हो कि जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है उसे उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटा गया। और उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटने के बाद में उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को, ध्यान रखना, अगर आपसे मैं पूछता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, अगर बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे बहुत आपको ध्यान रखना है बेटा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर में इंडो यूरोपियों परिवार की भाषाएं बोलने वालों की, ध्यान रखना कि उत्तर में कौन सी लोग भाषाएं बोलते हैं, तो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों के बहुमत हैं। यानी इनके कहने का बेटा मतलब क्या है, तो इनके कहने का मतलब है कि उत्तर में कैसी है, तो उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि दक्षिण में बेटा कैसी भाषाएं, तो दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने का बहुमत है। चलिए दोस्तों एक बार इसको हम बहुत अच्छी तरीके से इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से इसको याद हो जाए। तो देखिएगा इसमें खास का क्या कहा गया है, हम आपको बेटा खास इसका बताते हैं कि यहाँ से लेकर आप लोग अगर लास्ट तक बने रहोगे, देखना आपको पूरी लूसेंट आ जाएगी। लेकिन बेटा थोड़ा तो धैर्य बनाना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हो कि हम आपको पूरी लूसेंट रटा दें, पूरी लूसेंट आपके मस्तिष्क में बैठा दे बेटा, तो थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बिना धैर्य बनाए जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के लिए धैर्य तो आवश्यक है। तो देखिएगा दोस्तों लिखा हुआ है कि उत्तर में हिमालय से लेकर, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतवर्ष बेटा भारतवर्ष कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप लोग कहोगे कि भारतवर्ष उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। उसके बाद में अगली बात ध्यान रखना कि इसे महाकाव्य और पुराणों में क्या कहा गया बेटा, तो इसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया था, भरतों का देश कहा गया। और जो यहाँ के निवासी हैं बेटा उन्हें क्या कहा जाता है, इंडियन कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है, अथवा भरत की संतान भी कहा जाता है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे, और प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जानते थे। जबकि सिंधु से वर्ड ये बेटा क्या बन गया, हिंदू वर्ड बन गया। सिंधु से ही क्या बना बेटा, हिंदू बना है, इस बात को ध्यान रखना। ये बेटा सिंधु से ही हिंदू बना है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो ईरानी लोग थे वो ई की मात्रा नहीं बोला करते थे, इसलिए सिंधु से ही हिंदू बना। और यूनानी लोग बेटा इसे क्या कहते थे, यूनानी लोग इसे इंदे कहा करते थे। और मध्यकाल के लोग बेटा इसे हिंदुस्तान कहा करते थे, जबकि फारसी शब्द में हिंदू से बना हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये भाषाएं आपको सारी बेटा ध्यान रखनी पड़ेंगी और बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, एक बार इसको आप अगर पूरा लर्न कर लोगे, इनके क्वेश्चंस बना लोगे, तो आपको सारा का सारा लर्न और क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला आते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे एक नोट लगा हुआ है और नोट में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक नोट लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले इतिहास
सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ। आपको केवल एक नाम ध्यान रखना है, क्रिस्टोफ। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है प्राचीन भारत, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत। ठीक है बेटा, तो प्राचीन भारत के कुछ स्रोत हैं कि प्राचीन भारत का एक स्रोत है कि प्राचीन भारत कहाँ से मिला और ये कहाँ से इनकी हमें जानकारियाँ मिली हैं बेटा। तो ध्यान रखना कि जानकारियों के जो मुख्य सोर्स हैं, जानकारियों के मुख्य जो सोर्स हैं बेटा वो कितने हैं, तो जानकारियों के जो मुख्य सोर्स हैं बेटा वो कितने हैं, 4 हैं टोटल। कितने हैं बेटा, 4 हैं। सबसे पहला या तो हमें धर्म ग्रंथ से मिला होगा, या तो हमें ऐतिहासिक ग्रंथ से मिला होगा, या तो हमें विदेशियों का विवरण से मिला होगा, या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिले होंगे। कहने का मतलब या तो हमें जो है पुराणों में, वेदों में यहाँ से मिला होगा, ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा हुआ मिलेगा, और जो लोग विदेशी लोग आए हैं और यहाँ से आकर गए, जैसे कि आप सभी को पता होगा मेगास्थनीज, आपने कई बार नाम सुना होगा, इब्न बतूता, अल बरूनी, ये जो किताबें लिख कर गए हैं ना, वहाँ से हमको जानकारियाँ मिली। और जो भी हमने खोजा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी हमको मिले। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि प्राचीन भारत के सोर्स कितने हैं बेटा, तो 4 हैं। पहला कौन सा है, तो पहला धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। यानी कितने हैं टोटल बेटा, 4 हैं। आगे देखते हैं बेटा आगे क्या है। तो सबसे पहले बेटा हम कौन सा पढ़ेंगे, तो सबसे पहला बेटा हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जितनी भी जानकारियां हैं वो आप सभी लोगों के सामने आएंगी। तो सबसे पहले बात दोस्त ध्यान रखना कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है बेटा वो कौन सा है, वेद है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वेद को बेटा किसने लिखा, तो वेद के जो संकलन करता है बेटा वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो अगर आपसे मैं पूछता हूं कि वेद को किसने लिखा, तो ध्यान रखना वेद के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और जो वेद है वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है बेटा। किसका उपदेश देता है, तो ध्यान रखना वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, कि भारतीय परंपरा वेदों को नित्य अथवा अपौरुषेय मानती है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि जो भारतीय परंपरा है ये हमारे वेदों को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मानती है, सबसे अच्छा मानती है। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेदों के कितने प्रकार हैं बेटा, तो वेदों के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, और फिर बेटा अथर्ववेद। क्या बेटा, अथर्ववेद। ठीक है बेटा, चलिए तो उसके बाद बेटा हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे दोस्तों, तो आगे हम लोग देखेंगे कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला है बेटा वो है ऋग्वेद, फिर दूसरा है यजुर्वेद, फिर है सामवेद, और फिर है अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है बेटा। ध्यान रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को अगर आप लोग मिला दोगे तो इन चारों वेदों को क्या कहा जाएगा, तो इन चारों वेदों को बेटा संहिता कहा जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद में अब हम सबसे पहला बेटा कौन सा पढ़ेंगे, तो सबसे पहला बेटा हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद। कौन सा बेटा वेद पढ़ेंगे, तो सबसे पहला आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आपका कौन सा वेद, तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे आपका ऋग्वेद। चलिए तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि ऋग्वेद किसे कहा जाता है, तो आप दोस्तों उसे आसानी भाषा में समझा सकते हो कि अगर ऋचाओं को क्रमबद्ध लिखा जाए और उसके ज्ञान को हम लोग पढ़ें तो उसे ऋग्वेद कहा जाता है। यानी ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितने टोटल मंडल हैं बेटा, तो ध्यान रखना इसमें टोटल 10 मंडल हैं
और 1028 सूक्त हैं। यानी इसमें टोटल 10 मंडल हैं और 1028 बेटा क्या हैं, सूक्त हैं। एवं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। आपको यहाँ पर जो बात दोस्तों ध्यान रखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता यही कि आपको ये इतना बिल्कुल ध्यान रखना है, इतना भूलना ही नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 दोस्तों क्या है, ऋचाएँ हैं। और दूसरी बात बेटा ध्यान रखना कि इस वेद के ऋचाओं के, जो इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होते हैं, उनको होर्त कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले लोग क्या कहलाते हैं, तो ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं बेटा उसे होर्त कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान रखना कि इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कहने का मतलब जो ऋग्वेद है उसमें हमें आर्यों की जानकारी मिलती है। बेटा किसकी जानकारी मिलती है, उसमें हमको आर्यों की जानकारी मिलती है, राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है, तो आप नंबर 1 पर कहोगे आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, और ईश्वर की महिमा के बारे में भी हमको इसकी जानकारी बेटा मिलती है। आगे देखते हैं बेटा, अगला देखते हैं, लिखा हुआ है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बेटा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तीसरा मंडल, और जो तीसरा मंडल है बेटा वो किसको समर्पित है, तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है। बेटा कौन सा मंत्र, तो गायत्री मंत्र। बेटा ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध क्या है बेटा, गायत्री मंत्र है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का भी वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरे मंडल में क्या है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जबकि 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन किया गया है। आगे ध्यान रखना कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और क्वेश्चन पेपर में आता भी है। ध्यान रखना कि इसका जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल की जो ऋचाएँ हैं हस्तलिखित, उनको बेटा खिल कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है, उनको खिल कहा जाता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे अगली बात दोस्तों देखिएगा, लिखा हुआ है कि चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि के स्रोत 10वें मंडल में लिखे गए हैं। दोस्तों ये मैं आपको सारी भाषा एक आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ। दोस्तों ये इसके कहने का मतलब है कि जो आपका 10वां मंडल है उसमें वर्णों के बारे में लिखा है, उसमें जातियों के बारे में लिखा हुआ है। और जातियाँ कौन सी हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। तो जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं और भुजाओं और जांघों के चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा जाता है क्षत्रियों के बारे में, भुजाओं से, ठीक है। और जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा जाता है इनकी जातियों के बारे में। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको कई बार जानने को मिलेगा कि जो ब्राह्मण है वो मुख से ब्रह्मा जी के, भुजाओं से आपके क्षत्रिय निकले हुए हैं, जांघों से वैश्य निकले हुए हैं और चरणों से शूद्र। चलिए बेटा, और अगला वेद हम पढ़ने की अब कोशिश करते हैं। अगला वेद जो हमारा है दोस्तों वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बात हम और जान लें जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे एक ऋग्वेद के बारे में एक जानकारी लिखी हुई है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि ऋग्वेद के कई परीक्षाओं में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। अगर तुमसे ये अब बहुत बार पेपर में पूछा जाने लगा है, ये अघन्य शब्द का संबंध किससे है बेटा, तो ध्यान रखना कि अघन्य शब्द का जो संबंध है बेटा वो किससे है, तो अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये कुछ भी नहीं पढ़ना, यहाँ पे ध्यान रखना कि ईसा मसीह और ये कुछ भी नहीं पढ़ना है अभी आपको, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है बेटा कौन सा वेद, ऋजुर्वेद आपको पढ़ना है। ऋजुर्वेद बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर यज्ञ संबंधी कोई
गीत यज्ञ संबंधी कोई श्लोक लिखे हुए हैं तो उनको किस में लिखा जाता है बेटा? यजुर्वेद में लिखा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप पढ़ सकते हो कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। बेटा क्या मिलता है? संकलन मिलता है। तो ध्यान रखना, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। और दूसरी बात ध्यान रखना कि इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यानी अगर आपसे पूछता है कि यज्ञों संबंधी श्लोकों और नियमी विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है, तो आप कहोगे यजुर्वेद में मिलता है। और यहाँ से एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। बेटा तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो वह यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसके बाद में बेटा आपको आगे ध्यान रखना है, और आगे क्या है? आगे हम लोग पढ़ेंगे सामवेद। क्या पढ़ेंगे बेटा? सामवेद। और सामवेद में ध्यान रखना कि साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है बेटा वो गान होता है, यानी गाना गाना। और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन किया गया है। और इसका पाठन करता, जो इसको पढ़ता है, उसको उद्रात कहा जाता है। और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है बेटा। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद से ही निकल कर बना है क्या? सामवेद। और शाम का मतलब होता है गाना गाना। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना बेटा कि संगीत का जो जनक कहा जाता है बेटा, तो संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो जो संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? सामवेद को। ध्यान रखना बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद में अगली बात देखते हैं। अगला है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ध्यान रखना, मैंने कहा था कि जितनी भी ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण है वो ऋग्वेद में मिल जाता है, लेकिन यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण किस में मिलता है, तो आप ऋग्वेद को बोल सकते हो, लेकिन कभी भी यजुर्वेद और सामवेद को नहीं बोलोगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि यज्ञ संबंधी बातें कहाँ हैं, तो यजुर्वेद में, और गद्य और पद्य में भी यजुर्वेद में। और सामवेद में केवल इतना ध्यान रखना है कि सा रे गामा प धे नी सा, ये आपने सुना भी होगा, ये सामवेद से ही निकल कर आया हुआ है। इसीलिए इसे बेटा भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? इसीलिए बेटा इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला जो हम लोग वेद पढ़ेंगे बेटा वो कौन सा होगा? तो अगला हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा वो अथर्ववेद होगा। अथर्ववेद हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद को बेटा किसने लिखा है? तो अथर्वा नामक ऋषि ने लिखा है। इस बात को ध्यान रखना कि अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग इसमें कितने पद्य हैं? तो 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है दोस्तों। और अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। यानी जब कभी भी बचपन में कन्याओं का जन्म हुआ करता था तो उनको मार देते थे, उनको जन्म से पहले ही उनकी गर्भपात करा दिया करते थे। और अथर्ववेद में कन्याओं का तुष्टीकरण करके कहा गया कि इनकी निंदा की गई है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद में अगली बात ध्यान रखना कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य जो मनुष्य है के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें लोग इस वेद जादू है, टोना है, वशीकरण है, भूत प्रेत, कि कन्याओं को अपने वश में करें, प्रेमी जोड़े युगल को अपने वश में करें, ये सारी बातें अथर्ववेद में ही बेटा लिखी हुई हैं। तो ध्यान रखना कि अंधविश्वासों और विचारों का विवरण इसी वेद में मिलता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है।
इसमें एक बात आपको केवल ये ध्यान रखनी है, ये वाला जो लिखा हुआ मैंने लास्ट में बोला कि इसमें जादू और टोने का भी वर्णन मिलता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, अब यहाँ से कहाँ से, तो अब यहाँ से ये आपको पूरा रट लेना है, ये आपको पूरा का पूरा रट लेना है क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप कहोगे विष्णु पुराण से मिलती है। और सातवाहन वंश जिसके संस्थापक सिमुक थे, वो मत्स्य पुराण से इसकी जानकारी मिलती है। और गुप्त वंश की जानकारी हमको वायु पुराण से मिलती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ अथर्ववेद के बारे में लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पर हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु राजा कहा गया। देखो यहाँ पे ये आप समझ नहीं पाओगे, मैं आपको बता दूं कि अथर्ववेद में जो परीक्षित लोग हुआ करते थे, परीक्षित कुरुओं को राजा कहा जाता था। ठीक है, और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। यानी कहने का मतलब यही है दोस्तों इसमें कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता था। ठीक है, एक परीक्षित एक अच्छी पदवी हुआ करती थी, उनको कुरुओं का राजा कहा जाता था। और जो कुरु था, ये देश की समृद्धि का एक अच्छा चित्रण मिलता था इसमें। ठीक है, और आपसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया बेटा, तो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया सभा और समिति को। बेटा ध्यान रखना, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखो अगला क्या लिखा हुआ है, तो अगला यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो सबसे प्राचीन वेद आप सभी को पता है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और सबसे बाद का जो वेद है बेटा वो कौन सा है, अथर्ववेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। अगर आपसे पूछा जाता है बेटा कि कितने वेदांग हैं, तो टोटल वेदांग कितने हैं बेटा, 6। ध्यान रखना, टोटल वेदांगों की संख्या 6 है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल वेदांग कितने हैं, तो आप कहोगे कि टोटल वेदांगों की संख्या 6 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ही मेहनत अगर करते रहोगे तो आगे जरूर बढ़ोगे, बट आप लोगों को साथ नहीं छोड़ना है, आप लोगों को लगातार बने रहना। अगर बीच में साथ छोड़ दोगे तो आप लोगों का कभी याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा कि वेदों की संख्या 6 है, और वेद टोटल कितने हैं बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि वेद टोटल 6 हैं। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 ज्योतिष, नंबर 3 कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 6 आपके वेदांग हैं। वेदांग क्या होते हैं, तो आप ध्यान रखना कि वेदों को समझने के लिए इन 6 वेदांगों की रचना की गई, और इनको हम भली भांति समझकर और पढ़कर आसानी से ज्ञान अर्जित कर सकते थे, इसीलिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये वाली लाइन आपको नहीं पढ़नी है, आज तक ना पूछी गई है और ना कभी पूछी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। एक बात ध्यान रखना कि पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है, बस वो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, जो सबसे प्राचीन पुराण है बेटा वो कौन सा पुराण है, तो सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब दूसरी बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक खास बात लिखी हुई है, जो ये वाली लाइन है, पढ़िए आप। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, और वाकई में बात सही है कि जितने भी पुराण हैं वो सारे के सारे संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, प्राचीन काल में आप बेटा ध्यान रखना कि स्त्रियां और जो शूद्र हुआ करते थे उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। वे भी पुराण सुन सकते थे, लेकिन ध्यान रखना वो लोग पुराण सुन सकते थे, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, लेकिन स्त्रियों की मजाल है, शूद्रों की मजाल है जो
पहले जो है वेद पढ़ लें, इतनी मजाल नहीं हुआ करती थी पहले के ज़माने में। ठीक है बेटा, आज तो सभी लोग पढ़ेंगे, सबको आज़ादी है। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा जो पॉइंट लिखा है बेहद इंपॉर्टेंट है, स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। मतलब एक मैत्रेयनी संहिता लिखी हुई है जिसमें स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताया गया कि स्त्रियों की किस प्रकार से वहाँ इज्जत हुआ करती थी, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया। मतलब कहा गया कि जुआ बहुत खराब चीज़ है, शराब उससे भी खराब चीज़ है, और स्त्रियों को पुरुष का तीसरा सबसे खराब दोष बताया गया कि सबसे जो तीसरी चीज़ खराब है वो स्त्री खराब है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। इस लाइन में अगली लाइन लिखी हुई है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। तो ध्यान रखना, अर्धांगिनी जो पुरुष की कहा जाता है वो किस वाले ब्राह्मण में कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। उसके बाद बेटा हमें पता है कि आप लोग इसको थोड़ा सा देखोगे, फिर इसको आप छोड़ दोगे और क्लास छोड़ के चले जाओगे, लेकिन वादा करते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप कभी पढ़ ही नहीं सकते दोस्त, अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा हुआ है दोस्तों, अगली लाइन ये वाली देखिएगा, यहाँ पे लिखा है जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। बेटा ध्यान रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है। तो चारों आश्रमों का जो उल्लेख है बेटा वो जबालोपनिषद में मिलता है। इस बात को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद में अगली लाइन देखिएगा, अगला क्या लिखा हुआ है? तो अगला लिखा हुआ है, ये आपको लाइन नहीं पढ़नी है, कभी भी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हो, अगली लाइन देखते हैं। अगला आपको ये वाली लाइन पढ़नी, इसमें लिखा हुआ है कि जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां किसमें वर्णित हैं, तो आप कहोगे जातक कथाओं में। ये कई बार पूछा जा चुका है। और अगला लिखा हुआ है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है बेटा वो क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र व अनेक कथानकों का के साथ में वर्णित किया गया है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए जातक कथाएं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जातक कथाओं का वर्णन किसमें है, तो ये जातक कथाओं में क्या लिखा हुआ है? तो आप कहोगे बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन है। हीनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है वो आपका कथा वस्तु है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। आगे बेटा लिखा हुआ है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन ग्रंथ, जैन धर्म को क्या कहा जाता है बेटा? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और ध्यान रखना, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। कहने का मतलब ये कहा गया है कि जैन साहित्य को कहा क्या जाता है? तो आगम कहा जाता है, और इनका इतिहास बेटा कल्पसूत्र से मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ संबंधों का विवरण मिलता है। यानी कह सकते हैं कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और जैन साहित्य को बेटा क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगे देखिएगा ये लाइन लिखा हुआ है बेटा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, आप सभी को पता है। और चाणक्य को ही हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखना, मौर्यकालीन जानकारी, जो इतिहास की जानकारी है वो प्राप्त होती है किसके? तो ध्यान रखना अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य से। उसके बाद में अगली बात ध्यान रखना, जो आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है वो ये है, ये वाली जो आपकी लाइन लिखी हुई ये वाली, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। लिखा हुआ है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण ने किया था। इनके कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप जरा इसको आसानी से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। इनके कहने का मतलब ये है, ये वाली लाइन आपको पढ़ना है कि संस्कृत साहित्य में
में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ जी ने किया था। मतलब ऐतिहासिक घटनाओं का जो विवरण है वो संस्कृत भाषा में लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो संस्कृत भाषा में लिखने का प्रयास सर्वप्रथम कलहड़ ने किया था। और कलहड़ द्वारा रचित एक पुस्तक है राज तरंगिणी। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि कलहड़ किसकी पुस्तक है बेटा, तो ध्यान रखना कलहड़ राज तरंगिणी की पुस्तक है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। बेटा ध्यान रखना कश्मीर के इतिहास से कौन सी पुस्तक है, तो राज तरंगिणी है बेटा। और अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है, मतलब अरबों ने सिंध पर विजय किया, ऐसी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? चचनामा से मिलती है, जिसके बेटा लेखक अली अहमद को माना जाता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा कि संस्कृत साहित्य को ऐतिहासिक घटनाओं का जो लिखने का क्रमबद्ध तरीका है वो सबसे पहले कलहड़ ने प्रयास किया था। और कलहड़ की किताब का नाम है राज तरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध पर जो विजय हुई है वो किस किताब में है बेटा, तो चचनामा वाली किताब में लिखा हुआ है, जिसके लेखक बेटा अली अहमद हैं। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये वाली बात देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की बात करते हैं बेटा, तो अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अगर आपसे पूछता हूँ कि संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक कौन सी है, तो संस्कृत भाषा की सबसे पहली पुस्तक कौन थी? अष्टाध्यायी। जिसके लेखक कौन है? पढ़नी। जिसके लेखक बेटा कौन है? तो इसके लेखक का नाम है पढ़नी। और इससे मौर्य के पहले का इतिहास अथवा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए ये वाली लाइन आपको नहीं पढ़ना है, कभी भी नहीं पूछा जाता, ना कभी पूछा जाएगा। ये लाइन पढ़नी बेटा, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जो पतंजलि थे बेटा किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभारत से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। शुंग क्या होते थे अभी हम आगे चल के इतिहास में इसको कवर करेंगे, तो परेशान नहीं होना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से लेखक आए हैं और उन्होंने कौन कौन से किताबें लिखी हैं और कब आए थे भारत। तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले आया था टेसियस, ये नाम ध्यान रखना। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय भी था। तो ध्यान रखना बेटा, ईरान का राजवेद कौन आया था? तो टेशियस आया था। उसके बाद में अगला हेरोडोटस। अगर आपसे पूछा जाता है बेटा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आप बेटा हमेशा ध्यान रखना कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी में भारत पारस ईरान के संबंध का विवरण किया था। तो बेटा ध्यान रखना कि इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। और इनकी एक फेमस किताब है कौन? हिस्टोरिका। ध्यान रखना बेटा, इनकी सबसे फेमस किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी सबसे फेमस किताब का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है। उसके बाद अगली बात देखिएगा, ये लाइन आपको याद नहीं करनी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे एक लेखक है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बेहद इम्पोर्टेंट हैं और ये कई बार पेपर में इसके बारे में पूछा जा चुका है। चलिए आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेगास्थनीज के बारे में। तो ध्यान रखना, यह सल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सल्यूकस निकेटर का राजदूत बेटा कौन था? तो आप कहना बेटा मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी, जो मौर्य युगीन समाज की संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है। उसके बाद में अगला नाम ध्यान रखना है डाइमेकस का। ध्यान रखना, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखना कैसे इसको याद करोगे, तो आप ऐसे इसको याद कर लो कि अगर कोई व्यक्ति डाई लगाएगा तो बिंदु बिंदु मतलब बाल के बिंदु बिंदु तक डाई लगाएगा। तो बेटा आप ध्यान रखना कि डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसका विवरण किसमें मिलता है बेटा? तो इसका विवरण बेटा मौर्य युग से संबंधित है और मौर्य युग में इसकी पूरी की पूरी जानकारी मिलती है। इस बात को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और अगला लिखा हुआ है डायनोसियस। ठीक है, तो ध्यान रखना, यह मिस्र नरेश टालमी का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। ध्यान रखना
कि मेगास्थनीज के बारे में ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य, और डायमेकस के बारे में ध्यान रखना बिंदुसार, और डायनोसियस के बारे में ध्यान रखना अशोक। ठीक है बेटा। उसके बाद में ध्यान रखना अगला जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है वो है टालमी। टालमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। बहुत बार पूछा गया है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो लिखी थी वो टालमी जी ने लिखी थी। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे अगला आपको ध्यान रखना है प्लिनी। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है, तो ये प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। तो ध्यान रखना कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी, तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी ने लिखी थी। इस बात को ध्यान रखना। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा ये वाला, ठीक है, तो इसको छोड़ना है। इसके बाद में आगे बढ़िएगा और आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे चीनी लेखक। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, चीनी लेखक के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला आता है क्वेश्चन फायान वाला। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा था। तो अगर आपसे पूछता हूँ कि फायान बेटा कैसा यात्री था, तो चीनी यात्री था। और किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद ये नहीं याद करना है, हेनशांग तैयार करना है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बस इतना ध्यान रखना दोस्तों कि जो हेनशांग था वो हासे हेनशांग और हासे हर्षवर्धन। और कब आया था, तो 629 ईस्वी में आया था। ठीक है, और ध्यान रखना कि इसने जब भारत में रहा था तो लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा था, और 615 वर्षों तक भारत में रहा, और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। या बिहार में नालंदा जिला, देखो यहाँ पे साफ बात लिखा हुआ है कि यह बिहार में नालंदा जिला, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर कर ले जाने आया था। मतलब इसने क्या किया कि यह फाया अपना हेनस्यांग आया भारत, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का कार्य किया, और यहाँ से बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों को उठाकर अपने यहाँ चीन लेकर गया। और इसकी सबसे फेमस किताब है सियूकी। इसकी सबसे फेमस किताब है कौन सी, सियूकी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सियूकी नामक पुस्तक किसकी है, तो सियूकी नामक पुस्तक हेनस्यांग की ही है। और यह किसके शासनकाल में आया था बेटा, तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए अब पढ़ते हैं कुछ अरबी लेखक जो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले जो अरबी लेखक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलबरूनी के बारे में। तो अलबरूनी से बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, यह तहकीक हिंद भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा माप विधियों, मूर्ति कला, कानून और बहुत सारे धर्म, रीति रिवाजों की, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो बेटा आप लोग लगातार ध्यान रखना कि यह महमूद, बस केवल आप इतना ध्यान रखना कि यह महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। और इसकी सबसे फेमस किताब बेटा क्या है, किताब उल हिंद, यह तहकीक हिंद अथवा भारत की खोज। बस इतना आप ध्यान रख पाना। उसके बाद अगला नाम ध्यान रखना है बेटा इब्न बतूता का। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रहेला कहा गया। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता की अगर बात की जाए तो इब्न बतूता के बारे में केवल इतना ध्यान रखना बेटा कि इब्न बतूता के बारे में इतना ध्यान रखना कि अरबी भाषा का लिखने का शौकीन हुआ करता था, और उसकी सबसे फेमस किताब है रहेला। और यह घुमक्कड़ बहुत था, ये इसको घूमने में बड़ा मजा आता था। शब्द घुमक्कड़ यही था। और दूसरी बात ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसके शासनकाल में आया था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में आया, और वहाँ काजी के न्यायाधीश पद पर नियुक्त हो गया। उसके बाद हम बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे आपको ये तारानाथ बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको मार्को पोलो पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा
पांड्य देश की यात्रा पर आया था, इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसमें से हम आपको डायरेक्ट बता दें क्या पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा 13वीं शताब्दी में कौन आया था, तो मार्को पोलो आया था 13वीं शताब्दी में, जबकि प्लिनी 5वीं शताब्दी के आसपास आया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है, देखिएगा अब हम लोग पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। हम लोग कौन कौन सी जानकारियाँ हमको मिली हैं पुरातत्व संबंधी। ठीक है, चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जहाँ समझ में ना आए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा सबसे पहली जो बात है वो ये है कि भारतीय, ये वाली लाइन पढ़ते हैं, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जिन्होंने खोजने का श्रेय सबसे पहले काम, जिसमें उन्होंने खोजने पर सबसे पहले काम किया, उनका नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी इज नेम ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद में अगली बात ध्यान रखना ये वाला कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बेगाज कोई एशिया माइनर के से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य के नाम मिलते हैं। तो ध्यान रखना बेटा कि एक एक ही आपका ऐसा है कि जिसमें देवताओं के विवरण मिलते हैं। कौन सा अभिलेख है जिसमें देवताओं के विवरण मिलते हैं? तो बेगाज गोई अभिलेख, इसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य नामक देवताओं के विवरण मिलते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें से देवताओं के नाम मिलते हैं, तो उसका नाम है बोगास कोई अभिलेख। ठीक है, उसके बाद में अगली बात ध्यान रखना ये वाला, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। भारतवर्ष का नाम सबसे पहले किस अभिलेख में लिखा हुआ है? तो भारतवर्ष का जो नाम लिखा हुआ है वो हाथी गुफा अभिलेख में लिखा हुआ है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में अगली बात ये वाली ध्यान रखनी है, जो ये वाली है बात, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा जरा, लिखा हुआ है ये वाली लाइन कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित सामग्री रखी जाने का उल्लेख मिलता है। दुर्भिक्ष, देखो दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख। ठीक है, मतलब इसमें ये कहा गया कि खाद्यान्न संबंधी जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी उनको सुरक्षित रखने का उल्लेख किस वाले अभिलेख में किया गया है? तो सोहगौरा अभिलेख में, इतना ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में अगली बात लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। किससे भैया? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 3 बातें अभी क्या क्या ध्यान रखनी है बताएंगे आपको। उसके बाद में अगली बातें आपको ध्यान रखनी है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है? तो एरण अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है बेटा? एरण अभिलेख में मिलता है। और आप सभी को पता है कि सती प्रथा में पुरुष के साथ में स्त्री को भी सती कर दिया जाता था, और जब स्त्री को सती किया जाता था तो उसको नहलाया जाता था, धुलाया जाता था, उसके बाद में लकड़ी इकट्ठा की जाती थी, और जब जलाया जाता था तो स्त्री जब वो तड़प तड़प कर भागने का प्रयास करती थी तो लोग उसको लठ से मारते थे, और जब जलती रहती थी तड़प तड़प कर तो लोग ढोल और नगाड़े बजाते थे। इस तरीके से सती प्रथा हुआ करती थी, बड़ी खतरनाक हुआ करती थी। इसको खत्म 1829 में लॉर्ड विलियम बैटिंग ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर खत्म किया। उसके बाद में आगे दोस्तों क्वेश्चन है ये वाला, दुखो पढ़िएगा, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। मतलब सातवाहन राजाओं का जितना भी पूरा का पूरा इतिहास है वो उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। मतलब उन्होंने खुद अभिलेख बनवाए थे, उन्हीं पे लिखा गया है। ये जानकारी देखिएगा, लिखा है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मदशौर अभिलेख से प्राप्त होती है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे। अगला आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये वाला कश्मीरी वाला, ये नहीं पूछा जाएगा, ना कभी पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है बेटा? तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। इसी को साहित्य में कषाणपण कहा जाता था। ध्यान रखना बेटा, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। बेटा किसने किया? यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला ये है कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिए पढ़िएगा। लिखा है अरिकमेडु पांडुचेरी के निकट पड़ता है, से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। तो रोमन सिक्के बेटा कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो अरिकमेडु जो पांडुचेरी के निकट पड़ता है वहां से प्राप्त हुए थे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभिलेखों से पूछा जाता है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। सबसे पहला दोस्तों ध्यान रखना कि हाथी गुफा अभिलेख कौन से शासक के बारे में बेटा? तो कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रा दमन। नासिक अभिलेख बेटा तो गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख तो समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख तो पुलकेशिन। मंदसौर अभिलेख तो मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख तो प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी अभिलेख तो स्कंदगुप्त के बारे में। देवपाड़ा अभिलेख तो बंगाल शासक विजय सेन। आपको इसमें से याद क्या रखना है मैं आपको बता दूं। एक आपको ये तैयार कर लेना है पूरा का पूरा, एक आपको ये तैयार कर लेना है, एक आपको ये तैयार कर लेना है। मैं आपको टिक किए दे रहा हूँ, ठीक है। एक आप ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इतने सारे अभिलेख तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें से आपको पहला वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, जो मैंने ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। और ये ध्यान रखना है कि अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को बेटा एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। जो अभिलेखों का अध्ययन होता है उसको एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आगे बात ध्यान रखना ये वाली बात कि उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। ध्यान रखना जो उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली बनी है वो कैसी है? तो उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली नागर शैली है। जो उत्तर भारत में है वो कैसी? नागर शैली। और जो दक्षिण भारत में है बेटा वो आपकी कैसी है? द्रविड़ शैली कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और ये देखेंगे, ठीक है। तो ये खजुराहो वाला मंदिर है कि कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं पेपर में, तो एक बार इनको भी हम लोग देख लेते हैं ताकि कोई क्वेश्चन हमसे छूट ना जाए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि महादेव मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो खजुराहो में बना हुआ है। ब्रह्मेश्वर मंदिर बेटा भुवनेश्वर में। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में बना हुआ है। और दशावतार मंदिर कहाँ बना है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश। और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ये आपको सारे के सारे मंदिर याद करने पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा, तो याद आपको करने ही पड़ेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ये आदिमानव हमारे भारत में कैसे आए और इनका कैसे उद्गम हुआ और कैसे इन्होंने आग की खोज की और कैसे आगे बढ़े। चलिए तो आगे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग और देखते हैं। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल और इसके बारे में हम लोग बेहतरीन जानकारी गेन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जिस काल में मनुष्य ने, तो यहाँ पे एक खास बात यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको ब्लैक पेन यहाँ पे यूज़ करता हूँ और देखता हूँ। देखिएगा दोस्तों लिखा है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण, देखो यहाँ पे खास बात क्या लिखी है, देखिए जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे ही क्या कहा गया? उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहा गया। अब आगे लिखा हुआ है कि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। और इतिहास उसे कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। तो जिसका विवरण हमें लिखित रूप से उपलब्ध होगा, जिसका विवरण हमको लिखित रूप से उपलब्ध होगा दोस्तों, उसे क्या कहा जाएगा? उसे ही कहा जाएगा बेटा आपका क्या? तो उसे ही आपका कहा जाएगा इतिहास। और जिसका लिखित विवरण
हमें नहीं मिलता है उसे दोस्तों कहा जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। आगे दोस्तों ये वाला पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है आग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। कहने का मतलब लिखा तो गया लेकिन उस लेख को हमने पढ़ा नहीं, और जब लेख हमने पढ़ा नहीं तो वो आधा अधूरा रह गया, और आधा अधूरा रह गया तो ऐसे काल को कहा गया क्या, आग ऐतिहासिक काल। आगे देखो अगला लिखा हुआ है कि ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा और नीचे किए दे रहा हूँ। आगे यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, तो आगे यहाँ पे लिखा है, ये वाली लाइन देखिएगा कि पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो जो पहले के लोग थे इनकी मुख्य जीविका का आधार था शिकार। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। देखो शिकार से वो लोग अपना भोजन भी प्राप्त करते थे और मनोरंजन का एक प्रकार का इनका साधन भी बन चुका था। अगली लाइन देखो लिखा हुआ कि आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में, आग का आविष्कार बेटा पुरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। इस बात को ध्यान रखना। आग का जो आविष्कार हो गया था वो पुरा पाषाण काल में हो गया था, जबकि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में आपका हो गया था। उसके बाद में अगली बात देखिएगा, अगली बात लिखी क्या है, तो अगली बात ये लिखी हुई है कि मानव मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण में हुई, नव पाषाण काल में हुई। मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो किस काल में हुई, तो बेटा वो किस काल में हुई थी, तो नव पाषाण काल में हुई थी। तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहले उसने किसको पालतू बनाया, तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया था। तो ध्यान रखना बेटा, ये सबसे पहला जो पालतू बना था वो आपका क्या बना था, तो सबसे पहला पालतू कुत्ता ही बना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ध्यान रखना बेटा कि सबसे पहले जो सर्वप्रथम उन्होंने किस धातु का प्रयोग किया था, सबसे पहले धातु जो प्रयोग जिन्होंने किया था उसका नाम था तांबा, और उनके द्वारा बनाया जाने वाला जो औजार था बेटा वो क्या था, कुल्हाड़ी था। इस बात को ध्यान रखना। आगे ये वाला देखिए क्वेश्चन, आगे लिखा हुआ है कि कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल जो है अन्न उत्पादक तथा मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है वो गेहूं पहली फसल मानी जाती है, एवं जौ थी। अगर कभी गेहूं ना मिले तो आप जौ कर दीजिएगा। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वह चावल था। मानव के द्वारा जो सबसे पहला प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज था वो कौन था, चावल था। लेकिन सबसे प्राचीन फसल कौन थी बेटा, गेहूं थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का जो पहला उदाहरण था बेटा वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, और कोल्डियावा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कहा जाता है कि कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, ऐसा कहा जाता है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। फिर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग यानी पत्थर वाला युग के अधिकांश औजार स्टफिक पत्थर के बने थे। तो वाकई में आप सभी को पता है कि प्राचीन जो औजार हुआ करते थे वो किसके बने जाते थे, तो जो प्राचीन औजार हुआ करते थे वो पत्थरों के बनाए जाते थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रुसफुट्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। तो भारत में पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्रुसफुट ने की। किसने की बेटा, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने की थी पुरा पाषाणकालीन औजारों की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था, तो भारत का जो सबसे प्राचीन नगर था वह था मोहनजोदाड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदाड़ो। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसे दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता था। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके ऊपर लाश को डाल दिया जाता था, फिर मरने के दूसरे व्यक्ति को उसके ऊपर ऐसे करके करते बन जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला देखिएगा, असम का श्वेत भ्रू गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपी। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले मानव कपी कहाँ पाया गया बेटा, तो आप ध्यान रखना कि जो सबसे पहले मानव कपी पाया गया था वो श्वेत भ्रू गिब्बन था, जो कहाँ पाया गया था, असम में पाया गया था।
उसके बाद में अगली लाइन देखते हैं और अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो अगला लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। अगर आपसे पूछता है कि ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन थी, तो इनाम गांव थी। और इसका संबंध जो है जोरवे संस्कृति से है, प्राचीन संस्कृति है जोरवे। और ध्यान रखना, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिवालक की पहाड़ियों से जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। जीवाश्म के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं बेटा, तो शिवालक की पहाड़ियों से मिलते हैं। ध्यान रखना, शिवालक की पहाड़ियों से जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। और वादा करते हैं तो इसको अगर पूरा रट लिया तुमने तो ऐसा कोई पेपर नहीं जो तुम निकाल ना पाओ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखना कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो उसमें कौन से चित्र बने हुए हैं, शैल चित्र बने हुए हैं, तो कहोगे प्राग ऐतिहासिक काल के जितने भी चित्र हैं वो भीमबेटका की गुफाओं में बने हुए हैं। और दूसरा अगला क्वेश्चन है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला, तो भारत में जो मनुष्य संबंधी के कंकाल के इनके सबके प्रमाण जो सबसे पहले मिले थे वो नर्मदा नदी घाटी पर मिले थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है नोट नंबर 1 देखिएगा कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे। मतलब भारतीय नागरिक सेवा के जो सबसे पहले अधिकारी थे रिजले, ऐसे प्रथम व्यक्ति थे। ऐसे ये कैसे थे भैया, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पे भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। मतलब भारत की जो जनसंख्या है उसमें अलग अलग प्रजातियों को बांटने का जो श्रेय जाता है वो रिजले को जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली एक सभ्यता जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सब आप सभी लोगों को पता है कि जब दुनिया बनी थी तो उस समय 4 सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी घाट सभ्यता बेटा, सिंधु घाटी की सभ्यता। एक बात ध्यान रखना बेटा कि अगर आपसे पूछे कि कार्बन C14 क्या है तो आप कहोगे पुरानी चीज़ों की खुदाई से प्राप्त जब कोई चीज़ मिलती थी बेटा तो पता चलता था कितनी चीज़ पुरानी है, तो वो था रेडियो कार्बन, इसी से पता लगाया जाता था बेटा। तो ध्यान रखना पता लगाने की विधि थी। ध्यान रखना कि कहा जाता है कि इसकी सर्वमान्य जो तिथि थी वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई। और इसका विस्तार बेटा कैसा है, त्रिभुजाकार है। ध्यान रखना बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वमान्य तिथि। ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। और इसका विस्तार बेटा कैसा है, तो इसका विस्तार बेटा त्रिभुजाकार है। कैसा बेटा इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार है आपका त्रिभुजाकार। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्या है, तो अगला है कि सिंधु की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ों को याद कर पा रहे हो, उनको कितना क्लियर रख पा रहे हो, वो सब आप पर है। आप लोग लगातार नोट्स बनाते रहिएगा और लगातार लिखते रहिएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। बस आपको लगातार याद करते रहना है और मिलते रहना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक आप लोगों को इसमें क्लियर है। ठीक है, ये जो है स्पष्ट नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी देर बाद ये स्पष्ट आने लगेगा, परेशान नहीं होना आप लोग। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक यानी अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। तो आप लोग एक बात बेटा ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी हैं उन्हें द्रविड़ अथवा भूमध्य सागरी थे, क्योंकि इनके जो मुख्य निवासी थे बेटा वो कैसे थे, क्योंकि इनके जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरी हुआ करते थे, इसीलिए। अगला है कि सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में, हम ये लाइन पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरी सभ्यता में पाए जाने की विधिवत घोषणाएं की थी। यानी सबसे पहले जो घोषणाएं की थी कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो तत्कालीन महानिदेशक थे वो सर जॉन मार्शल थे, और इन्हीं के ही नेतृत्व में अलेक्जेंडर कनिंघम इनके नेतृत्व के अंदर ही काम किया था सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, वो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है बेटा, उसके बाद में अगला, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व जो है
स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, ये वहाँ पे पड़ता है। ठीक है बेटा, इसको हम आप इसको हम आपको बेटा मैप से बता देंगे, इस वाली लाइन को हम आपको मैप से बता देंगे, परेशान मत होना, जैसे लेक्चर खत्म होगा लास्ट में हम आपको मैप में बता देंगे, तो इसकी आप चिंता ना करिएगा। आगे नीचे देखते हैं, ये वाली लाइन देखो, यहाँ से लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता नगरी सभ्यता थी। ध्यान रखना बेटा, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरी सभ्यता थी, और सैंधो सभ्यता से प्राप्त जितने भी स्थलों की खोज हुई है उसमें 6 को सबसे बड़े नगर की संज्ञा दी गई, जिसमें से सबसे पहला आता है बेटा कौन, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, फिर जो है गढ़वारी वाला, और धौलीवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। सबसे जो बड़े में आता है उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। ध्यान रखना बेटा, ये 6 सबसे बड़े नगर थे। ठीक है बेटा, उसके बाद में अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला देखते हैं कि अगले में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला। ठीक है बेटा, अब देखिएगा बेटा, लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है। ध्यान रखना बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो हरियाणा के जींद जिला में स्थित है। इसकी खोज बेटा कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। ठीक है, तो इतना आपको नहीं ध्यान रखना है, इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है बेटा वो कौन है, मोहनजोदाड़ो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ध्यान रखना बेटा कि लोथल और सुतकोतदा जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना बेटा कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग का साक्ष्य है बेटा वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इस बात को आप लोग लगातार ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लोग इसको छोड़ देते हैं लेकिन यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला देखो लिखा हुआ है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो स्नानागार थी, जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड जो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना अगली लाइन कि अग्नि कुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, और अगला है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। क्या विराजमान है दोस्तों, भैंसा विराजमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। मोहनजोदाड़ो से बेटा क्या मिली, एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। और अगला लिखा हुआ है कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर से स्त्री के गर्भ से आप देखोगे कि वहाँ से अनाज निकलता है। ठीक है बेटा, तो स्त्री के गर्भ से बेटा क्या मिलता है, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया जाता है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, इसलिए इन्होंने मात देवी की पूजा की थी। आप सभी को पता है कि मात देवी इन लोगों में प्रिय देवता हुआ करते थे। अगला है कि मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदोड़ों से मिले हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ध्यान रखना बेटा कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह कैसी लिपि है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है बेटा वो भाव चित्रात्मक लिपि है, और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और फिर दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। इनके लगातार आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला यहाँ से आते हैं और यहाँ से देखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहली बात ध्यान रखना बेटा, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बेटा, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। बेटा आप दरवाजों को लेकर इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब ग्रिड पद्धति में क्या होता है देखो समझो,
लिखा हुआ है बेटा कि घरों के दरवाजों और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, मतलब सड़क की ओर दरवाजे नहीं खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन केवल लोथल नगर एक ऐसा था जिनके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अगला है बेटा कि सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल हुआ करती थी वो गेहूं और जौ थी। और अगला है कि सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग किया करता थे, तो शहद का प्रयोग करते थे। जबकि मिट्टी से बने हल का साच कहाँ से मिला, तो मिट्टी से बने हल का साच बेटा कहाँ से मिला, तो मिट्टी से बने हल का साच वनमाली से मिलता है। अगला है बेटा कि रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। आगे अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या है और अगले से आप क्या का क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। चलिए अब देखिएगा यहाँ से क्या बनता है, तो सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये वाला है कि तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की जो इकाई है बेटा वो किसके अनुपात में, कितने अनुपात में, तो 16 के अनुपात में थी। और अगला है बेटा कि सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी अथवा भैंसे गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। अगला है बेटा मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ध्यान रखना कि जो मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ सभ्यता के नाम से भी पुकारते थे, मेलुआ सभ्यता के नाम से भी जानते थे। अगला है बेटा संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। ध्यान रखना, जो हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वो वर्णिक वर्ग के हाथों में था, ये उच्च लोग हुआ करते थे बेटा, ध्यान रखना। उसके बाद में अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला है बेटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपसे नहीं पूछेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे और वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। जबकि स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना मतलब सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इन्होंने कह दी है कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। आगे देखिएगा, लिखा है सिंधु सभ्यता में मात देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, मैंने आपको बताया था। और पशुओं में कुबड़ वाला सांड सबसे ज़्यादा पूजनीय होता है। जबकि स्त्री जो है मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता का जो समाज था बेटा वो कैसा समाज था, तो मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए बेटा आगे बढ़, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, तो चंदूड़ो सिंधु और इनकी खोज मैकेवा एन जी मजूमदार ने की थी। और फिर कालीबंगन जो बेटा वो घग्गर नदी के किनारे है और इसकी खोज अमलानंद घोष, बीवी पाल और बी के थापर ने की थी। और रोपड़ की बात करें तो ये सतलज नदी के किनारे है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। जबकि सुत कांगे डोर जो है वो दास नदी के किनारे है और इसकी खोज ऑरेल स्टाइल ने की थी। ठीक है बेटा, और वनमाली की खोज रंगोई ने की थी और रविंद्र सिंह बिष्ट, रंगोई नदी के किनारे है बेटा, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और सेशन आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, ये भी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली लाइन देखिएगा, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो सैंधववासी थे बेटा वो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। उसके बाद ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे।
उसके बाद में दोस्तों अगला लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे, यानी अपरिचित थे। अगला है कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी तथा किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने अथवा अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। अगला है दोस्तों कि पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ध्यान रखना बेटा, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति बेटा कहाँ प्रचलित है? तो सैंधव सभ्यता में। आगे देखते हैं बेटा अगला क्या है, और अगला देखने की कोशिश करते हैं। अगला है कि शवों को जलाने व गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, जबकि हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। ध्यान रखना बेटा कि हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदाड़ो वाले लोग क्या करते थे बेटा? जला दिया करते थे। अगला है कि सैंधव सभ्यता के विनाश का जो सबसे प्रभावी कारण माना गया है, तो सैंधव सभ्यता के विनाश का जो सबसे प्रभावी रीजन है बेटा वो है बाढ़, और कोई भी नहीं रीजन माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगला जो रीजन है वो ये है, आग में जो पकी हुई मिट्टी है उनको क्या कहा जाता है? जो आग में पकी हुई मिट्टियां हैं बेटा उनको टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में बनते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता और देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात बेटा ध्यान रखना कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया। नंबर एक ऋग वैदिक काल जो 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक पूर्व तक रहा, और अगला रहा उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हुआ। और आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, जबकि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ध्यान रखना कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान से आकर बसे थे, लेकिन मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसको माना? तो बेटा आर्यों का जो मूल निवास स्थान था उन्होंने इसको मध्य एशिया माना। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान रखना बेटा, आर्यों की कैसी सभ्यता थी बेटा? ग्रामीण सभ्यता थी, और उनकी भाषा बेटा संस्कृत थी, और वैदिक सभ्यता के लोग थे। और मैक्स मूलर ने कहा था कि इनका निवास स्थान बेटा मध्य एशिया को माना जाता है। बेटा किसको माना जाता है? मध्य एशिया को माना जाता है। ध्यान रखना बेटा कि आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करते हैं, मतलब आर्य शब्द का ही मतलब होता है बहादुर, वीर, बहादुर, और ये संस्कृत भाषा के बहुत ही प्रकांड विद्वान लोग हुआ करते थे। अगली बात ध्यान रखना कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा हुआ था। नंबर 1 कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, इन 5 भागों में ही बांटा गया था। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति और जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख हुआ करते थे, जबकि विशिष्ट रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद में ध्यान रखना सूत, रत्कार एवं कामादि जो छोटे काम किया करता था नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, और इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 ही हुआ करती थी। उसके बाद में अगली बात देखेंगे तो अगला है जो अगला आपका आएगा वो आएगा ये वाली लाइन, पुरप दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, गुप्तचर होते थे। और अगला है बेटा वाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। जो गोचर हुआ करता था वो भूमि का अधिकारी कहलाता था। जो गोचर हुआ करता था वो भूमि का अधिकारी, जो गोचर था वो भूमि का अधिकारी कहलाता था, जबकि जो उग्र हुआ करता था वो अपराधियों को पकड़ने का काम किया करता था। जो उग्र होते थे वो अपराधियों को पकड़ने का काम किया करते थे, जबकि गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। अगला है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं। ऋग्वेद में क्या किसी तरीके के न्याय अधिकारियों का उल्लेख है? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। आगे अगली बात है कि सभा एवं समिति
राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। ध्यान रखना, राजा को सलाह देने वाली कौन संस्थाएं थी, तो आप कहोगे सभा और समिति। उसके बाद में सभा श्रेष्ठ एवं श्रमभात लोगों की संस्थाएं थी, जबकि समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था तथा स्त्रियां सभा व समितियों में भाग ले सकती थी। ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसमें से आर्य की अगर सभ्यता की बात करें तो यहाँ स्त्रियों को पूरी आज़ादी थी, लोग यज्ञ में भी बैठकर भाग ले सकती थी। और यहाँ पे लिखा है कि स्त्रियां समितियों में भाग ले सकती थी, यहाँ मतलब स्त्रियों को पूरी आज़ादी थी। आगे लिखा है कि युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीलों का जो नेतृत्व किया करता था दोस्तों, वह राजा किया करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज है। ध्यान रखना बेटा, ये बहुत बार पूछा गया है, ये वाला शब्द। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ गायों की खोज है। उसके बाद में अगली लाइन है कि दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, और यह युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर जो है सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास क्या हुआ था दोस्तों, विजयी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा था कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108, और महापुराणों की संख्या कितनी है, 18, और वेदांग कितने हैं, 6। और अभी मैंने आपको पीछे 6 बताए थे, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, वेद, मैंने आपको सब बताए थे 6, ठीक है, वही सारे हैं। आगे देखिएगा अगला है बेटा ये वाला क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह जो विभाजन हुआ करता था यह व्यवसाय पर आधारित था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया था कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से तथा क्षत्रिय, हमने आपको बताया था कि भुजाओं से, क्षत्रिय कहाँ से बेटा, भुजाओं से, उनकी भुजाओं से, तथा जो वैश्य लोग हुआ करते थे वो कहाँ से बेटा, जांघों से, और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए थे। और आर्यों का बेटा जो समाज हुआ करता था वो पितृ प्रधान समाज था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। और स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। देखो मैंने आपको पीछे बताया था, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कितनी अच्छी ये आर्य लोग थे, सिंधु सभ्यता से बहुत अच्छे लोग थे, ठीक है। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था, और विधवा अपने मृतक के छोटे भाई के साथ विवाह भी कर सकती थी। देखो ये कितनी आज़ादी है यहाँ पर। उसके बाद में अगला है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के वाद विवाद को चुनौती दी थी। ध्यान रखना, इन महिलाओं के नाम ध्यान रखना, और ये महिलाएं आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछेगा कि इन महिलाओं का संबंध कहाँ से है। तो इन महिलाओं का संबंध बेटा कहाँ से है, तो इन महिलाओं का जो संबंध है वो आर्य समाज से है। और ध्यान रखना, शिक्षा ग्रहण करने में इनका योगदान है। अगला ये, जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं हुआ करती थी उनको अमाजू कहा जाता था। ध्यान रखना कि जो जीवन भर अविवाहित स्त्रियां रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन बेटा आएगा आपका क्या, तो अगला आपका क्वेश्चन ये आएगा कि जीविकापोर्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक जो हैं वो उपाध्याय कहलाते थे। आज भी जमाने बड़े उपाध्याय, प्रदीप उपाध्याय, ललित उपाध्याय से बहुत सारे उपाध्याय हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला है कि आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। नंबर 1 वास, जो नंबर 2 अधिवास, और नंबर 3 उष्णी। अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था, तो जो कपड़े अंदर की ओर पहने जाते थे उनको नीवी कहा जाता था। इस बात को ध्यान रखना। अगला यह है कि महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। और आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घ्रूत कीड़ा, ठीक है बेटा, जुआ होता था, ठीक है। और उसके बाद में अगला है बेटा, देखिएगा कि जो आर्य
कि अगला देखिएगा बेटा, लिखा है कि जो आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ध्यान रखना बेटा, उनका शिकार था, इनका पशु एवं कृषि था। और गायों को अघन्या ना मारे जाने योग्य की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाल देने की व्यवस्था की गई थी। और आज देखो गाय क्योंकि घूम ही रही, कोई फिक्र ना है उनकी। ठीक है। अगला, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा तथा सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेंकनाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेंकनाट कहा जाता था। उसके बाद में अगला देखिएगा बेटा, अगली जो लाइन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी बेटा? तो अग्नि की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? तो अग्नि की पूजा की जाती थी। और अगली लाइन कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख, जबकि सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है बेटा, इसको याद नहीं करने का, ध्यान रखना, इसको याद नहीं करने का। ठीक है, जो ऋग्वेदिक नदियाँ हैं। अब ये पढ़िएगा। ठीक है, अब ये पढ़िएगा और यहाँ से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिएगा। लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, जबकि विष्णु के 3 पंगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब यहाँ कुछ देवता थे, जैसे इंद्र। तो जो इंद्र हुआ करते थे बेटा, वो युद्ध के नेता एवं वर्षा के नेता कहलाते थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थता कराते थे। वरुण जो थे वे पृथ्वी, सूर्य, समुद्र, विश्व के नियामक और सारे प्रतीकों के देवता के संबंध थे। जबकि सोम की बात करें तो वनस्पति देवता हुआ करते थे। उषा देवता प्रगति एवं उत्थान के हुआ करते थे। अश्विन विपत्तियों को हराने वाले हुआ करते थे। विष्णु विश्व के संरक्षक हुआ करते थे। और मरुत जो थे वो आंधी और तूफान के देवता हुआ करते थे। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद में अगला है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। और अगला है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उसके बाद में अगला है कि उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? सीता कहा जाता था। उसके बाद में अगला क्या है? तो अगला है बेटा, ध्यान रखना, कि उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति एवं मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। और ये बहुत बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। किससे बेटा? फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दंतात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। जो श्राद्ध होता है ना बेटा मरने के बाद में, वो जो परंपरा थी वो जो है दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ठीक है। उसके बाद में अगला है कि महाकाव्य 2 हैं। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत एवं रामायण। और अगला है बेटा, महाभारत का पुराना नाम क्या है बेटा? तो आप सभी को पता है कि महाभारत का
महाभारत का जो पुराना नाम है, महाभारत का पुराना नाम क्या है बेटा? जय संहिता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। और ये एक लास्ट लाइन बची है बेटा कि वेदांत जो दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वद नारायण ने की थी। तो आप सभी को हमारा यहाँ आर्य तक का सेशन कैसा लगा? आप सभी लोग कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इसके आगे के पार्ट लाए जाएं या ना लाए जाएं, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इसको लगातार 5 घंटे बनाऊं भी और आप लोग इसको देखो भी ना, तो ये सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये वाला पार्ट यहीं तक रखेंगे, और अगर इस वाले पार्ट को आप सबसे ज़्यादा प्यार दोगे तो जो अगली क्लास होगी उसमें पूरे इतिहास का साफड़ा और सुफड़ा साफ कर दिया जाएगा। इस क्लास में केवल ये देखा जाएगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को कितना लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।